ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज आपको इस शो में मैं दिखाने वाली हूं। आइए शुरू करते हैं आज के जनहित। और सबसे पहले खबरों का मेन्यू क्या है, इस पर नजर डाल लीजिए। लश्कर तैयबा का चीफ है हाफिज सईद। हाफिज सईद जिंदा है या मर गया? रविवार की रात पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने जो हमला किया उसमें हाफिज के मारे जाने की खबर है, लेकिन इसकी कहीं से पुष्टि नहीं हुई। सोशल मीडिया पर हाफिज को लेकर 4 थियरीज चल रही हैं। वो चारों थियरी एक एक करके आगे बताऊंगी आपको। हाफिज के खात्मे की खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन हमले में उसका जो एक हाथ कटा है उसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के जेलम में जो गोलीबारी हुई उसमें 26/11 हमले का गुनहगार अबू कताल मारा गया। लश्कर का कमांडर अबू कताल कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों का गुनहगार था। हाफिज सईद का हाथ था। और इसी के साथ जानेंगे कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान से टूटने की तारीख पास आ गई है, क्योंकि पाकिस्तानी फौजियों की ट्रेन हाईजैक करने के बाद बलूच विद्रोहियों ने अब पाकिस्तानी फौजियों की बस को उड़ा दिया है। 90 फौजियों के मरने की खबर है और पाकिस्तान इस वक्त दहला हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 3 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आरएसएस से संबंधों से लेकर अपनी पाकिस्तान पॉलिसी तक कई मुद्दों पर लंबी चौड़ी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 साल बाद गोधरा का जिक्र भी छेड़कर तब के हालात बयां किए और एक नई बहस इस पर छिड़ सकती है। वहीं अब यह साफ हो गया है कि जेडीयू में नीतीश के सियासी उत्तराधिकारी उनके बेटे निशांत ही होंगे। कल पटना में पहली बार सीएम निवास में होली मिलन समारोह हुआ और उसका मकसद क्या था, अंदर से कौन सी खबर निकलकर बाहर आई, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज बिहार से होगी। तो आइए विस्तार से खबरों के सिलसिले को शुरुआत करते हैं। जनहित में खबरों की शुरुआत पाकिस्तान से करेंगे आज, जिसके लिए अब भी वक्त है संभलने का और सुधरने का। पाकिस्तान को लेकर 3 खबरें हैं। हाफिज सईद को लेकर सस्पेंस है कि वो जेलम में जो हमला हुआ है उसमें जिंदा बचा है या फिर मर चुका है। पाकिस्तान की सरकार को जैसे सांप सूंघा हुआ है। वहीं पूरे आसार अब बन रहे हैं कि पाकिस्तान का फिर से विभाजन हो जाएगा, क्योंकि बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन को हाईजैक करने के बाद अब पाकिस्तानी फौजियों से भरी बस को उड़ा दिया है। यह बलूचिस्तान में एक तरह का अल्टीमेटम है कि अब पाकिस्तान से आजादी मांग कर नहीं बल्कि छीन कर ली जाएगी। और इसी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर सुधरने की सलाह दी है। 3 घंटे के अपने लंबे पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने एक तरह से फिर समझाया कि पाकिस्तान को अगर खुद को सही सलामत रखना है तो आतंक और जुल्म को पालने पोसने का रास्ता छोड़ने के सिवाय उसके पास और कोई विकल्प नहीं। साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी जब तक वो आतंकवाद की नर्सरी को खाद पानी देना बंद नहीं करता। तो सबसे पहले पीएम मोदी का बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की नई त्रासदियां आपको दिखाएंगे आगे। तो ये वो 3 खबरें हैं और तीनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इस रूप में जुड़ रहा है कि जो हमला हुआ जेलम में हाफिज सईद जिंदा या हाफिज सईद मर चुका है, इसको लेकर सस्पेंस बड़ा है। वहीं बलूचों का प्लान जिससे पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लेकर बड़ी नसीहत। आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद
मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की अवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वहां की अवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए। इस प्रकार के मारधाड़, लोही लुहान, कट बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन करके आते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। अगर कल को हम आपको ये खबर दें कि पाकिस्तान के टुकड़े हो गए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि इसकी कहानी लिखनी शुरू हो चुकी है। बलूचिस्तान प्रांत में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर हमला हुआ है। ट्रेन हाईजैक के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया। इसमें 90 सैनिकों की मौत का बड़ा दावा है। बलूचिस्तान में खड़ी ये बस जिसके चीथड़े उड़ गए। शीशे टूट गए, बस की बॉडी जमीन पर है। स्टीयरिंग कांच तोड़कर आगे जा चुका है। ये बस नहीं, उसका कंकाल लग रहा है। दावा है कि इसमें बैठे पाकिस्तानी सेना के फौजी भी कंकाल में बदल गए हैं। पाकिस्तान में इस बस का ये हाल किया है बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने। नाम याद है ना आपको? वही BLA जिसने 11 मार्च को एक ट्रेन हाईजैक कर पाकिस्तानी सैनिकों और ट्रेन के यात्रियों की जान ली थी। 5 दिन बाद BLA वापस आया। इस बार उसने बलूचिस्तान के नौशिकी इलाके में सेना के काफिले पर हमला किया। 5 दिन पहले उन्होंने ट्रेन में जा रहे सैनिकों को मारा। इन दो घटनाओं से आप बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों की कमजोर स्थिति समझिए। चाहे वो ट्रेन से जा रहे हो या सड़क से, उन्हें हर वक्त ये खौफ रहता होगा कि कहीं कोई BLA का फिदायीन आकर उनकी जान न ले ले। एक घटना में 214 लोगों की मौत का दावा है, एक में 90। इस हमले का पैटर्न भी ट्रेन हाईजैक जैसा ही था। BLA ने बयान जारी कर बताया कि उनके लड़ाके बलूचिस्तान में नौशिकी में सेना के काफिले के इंतजार में बैठे थे। जैसे ही 8 गाड़ियों का काफिला BLA के रडार पर आया, वैसे ही उनके फिदायीन दस्ते ने काफिले की एक बस को बम से उड़ा दिया। इसके बाद बाकी बची गाड़ियों पर अटैक के लिए फतेह दस्ता पहुंच गया। सबने मिलकर पाकिस्तानी सेना के 90 फौजियों को मार गिराया। हालांकि इस बार भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपने सैनिकों को कहीं फिकवा कर उनकी मौत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक सेना के हवाले से वहां की मीडिया कह रही है कि हमले में सिर्फ 3 सैनिकों की मौत हुई है। दहशतगर्दों ने आज सुबह FC के काफिले पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की गई है। इब्तदाई कार्रवाई में खुदकुश हमलावर के अलावा 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमले में FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद हो गए। 90 और 3 सैनिकों में अंतर तो बहुत बड़ा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपनी नाकामी छिपाने के लिए मौत के आंकड़े छिपा रही है। पाकिस्तान इज ए कंपल्सिव लायर। जब कारगिल के अंदर हमने पाकिस्तान के सैनिकों की लाशों को दिखाया तो पाकिस्तान ने उन्हें अपना कहने से मना कर दिया। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने कहा कि 2-4 पेड़ों को नुकसान हुआ है। ये बात सच है कि पाकिस्तान में 5 दिनों के अंदर हुए 2 हमलों ने पाकिस्तानी सेना को एक्सपोज कर दिया है। साथ ही बलूचिस्तान के विद्रोहियों की भी बढ़ी हुई ताकत को भी दिखाया, क्योंकि जो बलोच अब तक अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज उठाते थे, वो अब हथियार से घातक वार कर रहे हैं।
वैसे तो बीएलए का गठन 25 साल पहले सन 2000 में हुआ, लेकिन हाल के दिनों में बलूच के विद्रोहियों के हमलों में 119% की बढ़त हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब सिर्फ हमले नहीं कर रही है, वो पाकिस्तान को तोड़ने का, उससे अपना पीछा छुड़ाने का रोड मैप तैयार कर रही है। ये कहानी आपको कुछ देर बाद बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी आखिर क्यों चाहिए। आखिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है, इतनी आग क्यों लगी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो पीड़ित प्रांत जहां पाकिस्तान की हुकूमत और उसकी आर्मी तब से लोगों का खून चूसती आ रही है जब से पाकिस्तान बना है। वो दिन है और आज का दिन बलूचिस्तान कभी मन से पाकिस्तान से जुड़ा ही नहीं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो विद्रोही गुट जो बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सेना के जुल्म से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ रही है, जिसकी थियोरी है कि पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी मांग कर नहीं बल्कि अब लड़कर मिलेगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के पास कुल जमा जितनी जमीन है उसका 44% बलूचिस्तान है। इसकी जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान बहुत अहम है क्योंकि इसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। यहाँ खनिज संपदा का अकूत भंडार है। तांबा, कोयला, सोना, यूरेनियम यहाँ मिलता है। पाकिस्तानी सरकार ने चीन के साथ मिलकर इस इलाके में लूट मचा रखी है। बलूचिस्तान चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यहाँ के ग्वादर पोर्ट को चीन को लीज पर दिया गया। इस खनिज संपदा पर भी अब चीन अधिकार जमाए बैठा है। पहले से पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियां, उससे त्रस्त बलूचिस्तान में 2015 से चीन की एंट्री के बाद से विद्रोह की आग भड़की और इसे लीड कर रही है बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए। बीएलए के दो दुश्मन हैं, एक पाकिस्तानी सेना और दूसरा बलूचिस्तान के प्राकृतिक खजाने को लूट रहा चीन। एक तरीके से देखें तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की जमीन को चीन के सामने गिरवी रख दिया है और विद्रोह करने वाले, बगावत करने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार ये मांग कर रही है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद किया जाए। 2000 से लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है और मौजूदा विद्रोह की कमान भी बलूच लिबरेशन आर्मी के हाथों में है। बीएलए पहले सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करती थी, लेकिन बीते साल अक्टूबर से जब उसने पाकिस्तान में काम करने आए चीन के इंजीनियर्स को निशाना बनाना शुरू किया तो पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी। कराची में सीपेक प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीनियों के काफिले पर हमला हुआ। इसके बाद भी कई मौके आए जब बलोच विद्रोहियों ने चीन के अफसरों को टारगेट किया। इन हमलों ने पाकिस्तान सरकार और उसकी आर्मी के लिए कई बार फजीहत खड़ी की। चीन को तेवर दिखाने पड़े कि अगर पाकिस्तान उसके लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकता तो वो अपनी आर्मी बीएलए को ले आएगा और खुद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पाकिस्तान के मौजूदा हाल पर एक कहावत बहुत सूट करती है कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। ये बकरा पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान अपने दो तरफ विद्रोहियों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में बंटने की थ्योरी तो पहले से ही चल रही है। अब बलूचिस्तान के विद्रोही पूरी प्लानिंग से इस मिशन पर लग गए हैं। क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने की तारीख आ गई है? अप्रैल, मई, जून कभी भी बट सकता है पाकिस्तान। सवाल इसलिए क्योंकि अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सर पर कफन बांधकर बाहर निकली है। 5 दिनों में करीब 300 लोगों की मौत का दावा करने वाली बीएलए पाकिस्तान के टुकड़े करके ही मानेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बंदूक लेकर निकले बलूच विद्रोही क्या ही पाकिस्तान को तोड़ेंगे, तो आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बलूच लड़ाके चरणबद्ध तरीके से पाकिस्तान के बंटवारे के मिशन पर हैं और इसके लिए अब पाकिस्तान के दूसरे प्रांत के विद्रोहियों से भी हाथ मिला चुके हैं। इस गठजोड़ में कौन कौन है बताएंगे, पर उससे पहले पाकिस्तान का नक्शा देखिए। इसमें आपको 4 प्रांतों में बटा हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। ये प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी राजधानी है पेशावर, पंजाब जिसकी राजधानी है लाहौर, सिंध जिसकी राजधानी है कराची और बलूचिस्तान जिसकी राजधानी है क्वेटा। 4 प्रांतों में बटे पाकिस्तान का आधा हिस्सा इस वक्त विद्रोह की आग से जल रहा है
और 5 विद्रोही संगठनों ने पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इसमें सबसे बड़ा नाम है BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी का, जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करती है। उनका साथ दे रही है बलूचिस्तान की ही बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स। साथ में है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और सिंध प्रांत में सक्रिय सिंध रिवॉल्यूशनरी आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। खबरें हैं पाकिस्तान को तोड़ने की मुहिम में लीड रोल निभा रही BLA ने दूसरे विद्रोही गुटों के साथ गठबंधन किया। BLF और BRG के साथ मिलकर BLA ने नई गठबंधन सेना नेशनल आर्मी ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की थी। अब इस संगठन में सिंध की विद्रोही सेना सिंध देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी के शामिल होने की खबरें हैं। एक बार फिर नक्शा दिखाते हैं कि कैसे इन विद्रोही गुटों ने पाकिस्तान को घेर रखा है। बलूचिस्तान के तीनों संगठन बलूचिस्तान से ही ऑपरेट कर रहे हैं। इन्हें सपोर्ट देने के लिए सिंध से सिंध रिवॉल्यूशनरी आर्मी खड़ी है। बलूचिस्तान के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान बॉर्डर के पास TTP ऑपरेट करती है, यानी पाकिस्तान का पूरा पश्चिमी इलाका इस वक्त विद्रोहियों से पटा पड़ा है। पाकिस्तान सबसे बड़ा सरहदी इलाका अफगानिस्तान से साझा करता है, जहां इस वक्त तालिबान की हुकूमत है और तालिबान की पाकिस्तान से टसल दुनिया जानती है। दोनों की तनातनी कई बार जंग के हालात पैदा कर चुकी है। TTP को दाना पानी पाकिस्तान नहीं दिया, लेकिन अब वो TTP पाकिस्तान के खिलाफ है और वो ये कहती है कि पाकिस्तान की संसद पर हम शरीयत का झंडा लहराएंगे। स्थिति अब ये हो गई है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मिलिट्री लेवल के ऊपर भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है वो सुलझ नहीं रहा है। वही तालिबान जिसको पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ और बड़ा खुश था जब उनका रूल 2021 में आया था, आज वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान के लिए ये एक अत्यंत डिफिकल्ट सिचुएशन है। अपने हक की लड़ाई में अब बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान के दूसरे विद्रोही संगठन काफी आगे बढ़ चुके हैं। BLA के ताजातरीन 2 हमलों में पाकिस्तानी हुकूमत जिस तरह बैकफुट पर आई है, संकेत साफ है कि पाकिस्तान के लिए फ्री बलूचिस्तान की मांग को कुचलना और उसे पाकिस्तान से अलग होने से रोकना पहले सा आसान नहीं है। और अब आतंकवादी हाफिज सईद से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसके खात्मे की खबर लेकिन पाकिस्तान कंफर्म नहीं कर रहा है। दावा है पाकिस्तानी पंजाब के झेलम में कल अज्ञात बंदूकधारियों ने जो हमला किया उसमें हाफिज के खासम खास अबू कताल समेत 2 लोग मारे गए। पाकिस्तान के ही लोग दावा कर रहे हैं कि वो अबू कताल के साथ मारा गया है। दूसरा आदमी जो मारा है वो हाफिज सईद ही है, लेकिन 24 घंटे बाद भी पाकिस्तान की सरकार और सेना इस पर खामोश है। ऐसे में हाफिज सईद मारा गया है या हाफिज सईद अभी जिंदा है, अब भी सस्पेंस बना हुआ है। कि हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी उसकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया है। क्या भारत का दुश्मन नंबर 1 मारा गया? आतंकी आका के राइट हैंड अबू कताल का अंत। मोस्ट वांटेड हाफिज मारा गया या बच निकला? तो इसको खबर ही आई कि जनाब ये तो जो है वो हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तानी सरकार चुप है, सेना खामोश है, पाकिस्तानी टीवी चैनल पर शायद सेंसर लगा है, खबरें तमाम हैं, लेकिन हाफिज सईद पर सन्नाटा है। ऐसे में भारत और दुनिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकी के जिंदा या मुर्दा होने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि इसका दाहिना हाथ अबू कताल खत्म हो चुका है। अबू कताल कौन था, बस थोड़ी देर में इस दहशतगर्द का काला चिट्ठा खोलेंगे। अभी उस हमले की कहानी देखिए जिसमें भारत के बड़े दुश्मन हाफिज सईद के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शनिवार को हमला हुआ। हमला झेलम इलाके में दीना पंजाब यूनिवर्सिटी के पास हुआ। रात करीब 7 बजे का वक्त था जब आतंकियों के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं।
करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें अबू कताल समेत 2 लोग मारे गए। अबू कताल के साथ मारा गया वो दूसरा कौन था? कताल का गनमैन या फिर आतंक का आका हाफिज सईद? तस्वीर अभी साफ नहीं है। ऐसे में हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान में अभी 4 थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी, हाफिज सईद मारा गया। ये दावा पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी जानकार ही कह रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता समद याकूब ने पहले हाफिज के मारे जाने का दावा किया। सोशल मीडिया में लिखा कि हाफिज सईद और उसका भतीजा हमले में मारे गए हैं। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट लिखा और कहा कि हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के मुताबिक हाफिज सईद ठीक है, लेकिन उसकी आवाज और लहजे से ऐसा लगता नहीं है कि वो ठीक है। सोशल मीडिया ही नहीं, कैमरे पर भी हाफिज सईद के खात्मे के दावे किए जा रहे हैं। तो इसको खबर ही आई कि जनाब ये तो जो है वो हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया है और हाफिज सईद जो है ही इज द मैन जो टारगेट पे है। अब कहा जा रहा है कि ये जो रेसी अटैक है, 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो थे जो कि शिव कोरी के कतरा जा रहे थे, आई थिंक वो बीच में द लॉस्ट देयर लाइव्स। बहरहाल एनी हाउ, ये जो 9 लोग थे उनका कहा गया है कि अभी बदला गया है। सो द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है ये समझती है कि ये लश्कर तैयबा ने किया था। हाफिज सईद पर पहले भी कई हमले हो चुके हैं। उसकी मौत की खबरें पहले भी वायरल होती रही हैं। शनिवार के हमले के बाद दूसरी थ्योरी ये भी है कि हाफिज सईद घायल है। ये थ्योरी भी एक पाकिस्तानी पत्रकार के हवाले से ही सामने आई है। सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी उसकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया है और उसमें उसका एक राइट हैंड अबू कातिल इसका नाम था कि पता नहीं कतील नाम था, तो इसको जी ये जो है ये मारा गया है और हाफिज सईद जख्मी है। हाफिज सईद गाड़ी में बैठकर कहाँ गया था, हाफिज सईद बाहर क्यों घूम रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यकीनन जो है अथॉरिटीज को और गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए कि हाफिज सईद के ऊपर अगर कोई अटैक हुआ है, अननोन गनमैन ने अटैक किया है और हाफिज सईद उस कहा जा रहा है उस अटैक में जख्मी हो गया है। अगर हमले में हाफिज सईद घायल है तो फिर किस अस्पताल में भर्ती है? वो पाकिस्तानी पंजाब के ही किसी हॉस्पिटल में है या फिर इस्लामाबाद में पाकिस्तानी फौज के अस्पताल में है? इसे लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। हाफिज सईद पर तीसरी थ्योरी ये भी है कि वो हमले में बच निकला। दावा ये भी है कि आतंक का ये हाफिज अपने शागिर्द अबू कताल के साथ ही काफिले में चल रहा था, लेकिन अज्ञात बंदूकधारी उसे उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा सके और वो गोलियों के बीच से बच निकला। हाफिज सईद के बारे में चौथी थ्योरी है कि वो काफिले में था ही नहीं। सच क्या है, अभी पक्की जानकारी कुछ भी नहीं है। हाफिज मारा गया या जिंदा है, जख्मी है या महफूज है, अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हाफिज सईद के मारे जाने का दावा किया गया हो। इससे पहले भी हमले में उसके मारे जाने की खबरें उड़ती रही हैं। भारत को 26/11 आतंकी हमले और पुलवामा अटैक समेत कई हमलों के इस मास्टरमाइंड की तलाश है। ये दहशतगर्द संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकी है। अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। पाकिस्तान का दावा है कि हाफिज सईद जेल में है। कहा जाता है कि वो टेरर फाइनेंसिंग के जुर्म में 78 साल की सजा काट रहा है। लेकिन अगर वो जेल में है, फिर बाहर कब और कैसे आया? यह पाकिस्तान का कैसा खेल है? इसे लेकर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तानी हुकूमत, उसकी फौज और उसकी ISI एजेंसी को एक्सपोज कर रहा है। कहा तो यही जाता है हमें कि जी हाफिज सईद को हमने अरेस्ट कर लिया है, हाफिज सईद को 31 इयर्स के लिए जेल कर दिया है। लेकिन ये भी उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था और ग्रे से ब्लैक में जाने का डर जो था वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज को था। उसी वक्त कुछ टाइम के बाद जब हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ तो कहा गया जी हाफिज सईद भी घर में था। तब लोगों को पता लगा कि हाफिज सईद तो जेल में है ही नहीं, हाफिज सईद तो घर बैठा हुआ है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान सरकार, उसकी फौज और ISI चुप्पी साधे हुए हैं। न हाफिज के खात्मे की पुष्टि कर रही है, न ही दावे झुठला रही है। हालांकि हाफिज के जेल में होने के दावे पहले भी झूठे साबित हुए हैं। ऐसा कई दफा हो चुका है कि जब हाफिज खुलेआम घूम रहा था, तकरीरें कह रहा था, लेकिन पाकिस्तान दावे कर रहा था कि वो जेल में है।
तो हाफिज सईद पर सस्पेंस भले ही कायम हो, लेकिन उसके गुर्गे अबू कताल के मारे जाने की खबर पक्की है। अबू कताल मुंबई हमले में शामिल था। बताया जा रहा है कि यह आतंकवादी हाफिज सईद का भतीजा था। हाफिज ने उसे लश्कर तैयबा में चीफ ऑपरेशनल कमांडर बनाया था। अबू कताल का काम जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की भर्ती करना और वहां दहशतगर्दी फैलाना था। अबू कताल पहला आतंकी नहीं है जिसे पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया हो। बीते कुछ वर्षों से एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें आतंकवादियों को मारने के लिए बाइक पर कुछ अनजान लोग आते हैं और उन्हें निपटा कर चले जाते हैं। अज्ञात हमलावरों ने जिन आतंकवादियों को मारा उनमें जैश ए मोहम्मद से जुड़ा मौलाना रहीमुल्लाह था, जो भारत के खिलाफ काम करता था। अकरम खान, जो जैश ए मोहम्मद में युवाओं को भर्ती करता था, वो भी नवंबर 2024 में मारा गया था। इससे पहले पठानकोट हमले को अंजाम देने वाले जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शाहिद लतीफ को भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर रहे मोहम्मद रियाज को भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। खालिस्तान से जुड़ा परमजीत सिंह पंजवार भी मई 2023 में अज्ञात हमलावरों की गोलियों से मारा गया था। और ऐसे ही 1999 में काठमांडू से दिल्ली जा रही फ्लाइट को हाईजैक करने वाले जहूर इब्राहिम को भी जहन्नुम पहुंचाया गया था। अब आगे बढ़ेंगे, वक्त हो गया है आज के जनहित स्पेशल का। नीतीश के बेटे निशांत का सियासी रंग तिलक हो गया है। कल पटना में नीतीश कुमार ने अपने सरकारी निवास में प्रदेश भर से अपने समर्थकों को बुलाया। ये वो लोग थे जो नीतीश कुमार के भरोसेमंद माने जाते हैं और कई साल से उनसे जुड़े हुए हैं। इन लोगों से पहली बार नीतीश के बेटे निशांत खुलकर मिले, रंग गुलाल खेला। एक तरह से ये मैसेजिंग की गई कि अब जेडीयू की कमान आने वाले दिनों में निशांत के हाथ में ही होगी। फिलहाल इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन हजारों शब्दों से बड़ी कुछ तस्वीरें होती हैं जो सामने आ गई हैं और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर, होली मिलन में निशांत बने आकर्षण का केंद्र। दूसरी तस्वीर, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने लगाए निशांत के पोस्टर। तीसरी तस्वीर, निशांत की बढ़ती सियासी सक्रियता। ये तीन तस्वीरें हैं। इन तीनों तस्वीरों ने अब लगभग साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के सियासी उत्तराधिकारी निशांत ही होंगे। बिहार की राजनीति में ये तस्वीर जंगल की आग की तरह वायरल है। नीतीश कुमार की कोर टीम के कंधे पर निशांत के हाथ। लोग कहने लगे हैं कि होली मिलन का कार्यक्रम निशांत की लॉन्चिंग के लिए ही रखा गया था। पहली बार इस लेवल का सीएम हाउस में होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। नीतीश कुमार सीएम हाउस में बीते करीब 20 साल से होली मना रहे हैं, लेकिन पहली बार प्रदेश भर से 1000 से ज्यादा समर्थकों को बुलाकर इस तरह का आयोजन किया गया। माना जा रहा है कि एक तरीके से नीतीश कुमार ने अपने समर्थकों तक संदेश पहुंचा दिया है। वैसे भी निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू की डिमांड लंबे समय से हो रही है। जेडीयू नेताओं ने होली मिलन समारोह के मकसद को कैमरे पर बता दिया, साफ कर दिया कि नीतीश के बाद निशांत ही जेडीयू चलाने वाले हैं। आप ये समझिए कि निशांत जी का एक आगमन है। युवाओं का पूरी तरह बिहार में उत्साह है। निमंत्रण में हम लोग दे रहे हैं कि आप राजनीति में आओ। आप चाहते हैं कि वो सीएम बने बिहार के? बिल्कुल चाहते हैं। वो मटेरियल है, उसके पास राजनीति में न रहते हुए भी जितनी अनुभव है वो निशांत जी किसी पद को सुशोभित कर सकते हैं। जय कुमार सिंह उन नेताओं में से हैं जो नीतीश की फील्ड आर्मी का नेतृत्व करते हैं, संगठन के रणनीतिकार माने जाते हैं। ऐसे में उनका बयान अहमियत रखता है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें मंत्री लेसी सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीएम हाउस की 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक तस्वीर में नीतीश कुमार के साथ दिख रही हैं, साथ उनकी बेटी और दामाद हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वो निशांत के साथ नजर आ रही हैं। अब तक जेडीयू नेताओं में निशांत के साथ तस्वीर शेयर करने की होड़ नहीं मची हुई थी। न तो निशांत कभी जेडीयू नेताओं के साथ नजर आते थे,
लेकिन पहली बार निशांत ही आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। लोग उनके साथ तस्वीर खिंचाने को लेकर बेताब दिख रहे थे। और अब इस तस्वीर को देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद गुलाल का टीका लगा रहे हैं, मानो निशांत का सियासी राज तिलक कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर निशांत जी अंदर हैं तो लोगों को लगता है कि वो राजनीति में आएंगे तो उनका स्वागत आना चाहिए या आ रहे हैं, आप ये बताइए। आप अब ये फैसला तो आदरणीय निशांत जी को करना है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को करना है। काबिलियत है, एकदम काबिलियत है। निशांत के राजनीति में आने का फैसला नीतीश और खुद निशांत को लेना है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं, सीएम हाउस की दीवारों को लांघकर बाहर आ रही हैं। वो साफ साफ संकेत दे रही हैं कि नीतीश के उत्तराधिकारी निशांत बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में मौजूद लोगों ने एबीपी न्यूज से बताया कि निशांत सीएम हाउस में मौजूद नेताओं से न सिर्फ मिल रहे थे बल्कि उनका हालचाल भी ले रहे थे और कार्यकर्ताओं में भी निशांत के साथ तस्वीर लेने की होड़ लगी हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ जब निशांत पार्टी के कार्यकर्ताओं से खुलकर मिलजुल रहे थे। निशांत का जन्म 20 जुलाई 1980 को हुआ। निशांत सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अध्यात्म की दुनिया से नाता रखते हैं और राजनीति से अब तक खुद को दूर रखे हुए थे। इसी साल जनवरी महीने से ही निशांत की सियासी सक्रियता बढ़ी है। कैमरे पर आकर वो अपने पिता नीतीश कुमार के लिए कई बार फील्डिंग करते दिखे। घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी। निशांत के इन बयानों ने ही बिहार में सियासी सवालों को जन्म दिया है, लेकिन होली मिलन समारोह की तस्वीरों ने उन तमाम सवालों का जवाब बिना कुछ कहे दे दिया है। विरासत की सियासत में निशांत के नाम पर मुहर सी लगा दी है। निशांत कुमार बिहार के सीएम और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। अब तक नीतीश कुमार ने अपने बेटे को सियासत से दूर रखा, लेकिन अब जब नीतीश उम्र की ढलान पर है तो सियासत की विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। इतना ही नहीं, होली के मौके पर निशांत ने उन छात्रों से भी जाकर मुलाकात की है जो लंबे समय से बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब साफ है कि निशांत न सिर्फ सक्रिय राजनीति में बल्कि जनता की समस्या को भी सुनने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। निशांत से राजनीति में आने पर कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि नीतीश किस मुंह से परिवारवाद का समर्थन कर रहे हैं। सवाल तो ये कि सवाल उठाएगा कौन? बिहार में परिवारवाद की बात करें तो लालू के उत्तराधिकारी आरजेडी में तेजस्वी यादव, रामविलास की विरासत को एलजेपी में चिराग बढ़ा रहे हैं। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी की विरासत बेटे संतोष सुमन के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी परिवारवादी राजनीति से उभरे नेता हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के मंत्री रहे हैं। रही कांग्रेस की बात तो राहुल गांधी तो खुद ही गांधी नेहरू परिवार की विरासत को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में परिवारवाद बिहार की राजनीति के लिए बहुत हॉट टॉपिक है, ऐसा भी नहीं है। बिहार में दर्जनों विधायक और सांसद हैं जो परिवारवादी राजनीति के उपज हैं, परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे नेता जेडीयू में भी हैं, बीजेपी में भी, एलजेपी और आरजेडी में भी। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अपनी करतूतों के लिए चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर उनकी करतूत वायरल है। होली के मौके पर जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को नाचने पर मजबूर किया, उसको लेकर बिहार में सवालों की बौछार है। जंगल राज का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। ये एक विधायक की भाषा है, ये एक पूर्व मंत्री की बोली है। एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना है। ड्यूटी कर रहे वर्दी वाले को सरेआम जलील किया जा रहा है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। खाकी वर्दी वाले को भीड़ के सामने धमकाया जा रहा है। एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना है। ये लालू यादव के बेटे तेज प्रताप की सियासी हनक है। तेज प्रताप की बोली के भाव के मूल्यांकन आप खुद कीजिए। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे।
मौका होली के कार्यक्रम का था। पटना के सरकारी निवास में कार्यक्रम हो रहा था। मंच पर बैठे तेज प्रताप ने माइक थामा और सामने ड्यूटी कर रहे दीपक नाम के बॉडीगार्ड को सस्पेंड करने की धमकी के साथ ठुमका लगाने पर मजबूर किया। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। 32 सेकंड का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल है। सवालों में लालू के बड़े लाल हैं, लिहाजा विपक्ष जंगल राज का जिन्न खोज कर ले आया है। ठुमका देखना है तो कहीं और देखिए जाके। ये पुलिस वाले का ठुमका, ये क्या बात है भाई? क्या शौक पला है? ये समझ रहे हैं जैसे सरकार में आ गए। पिताजी के राज में क्या क्या एक अन्य मार्ग में होता था वो सब आप लोग जानते हैं। तो उनके सुपुत्र हैं तो वही ऐसा करते हैं तो गलत क्या करते हैं। तेज प्रताप के ठुमके की डिमांड ने बिहार की सियासत में अतीत का पन्ना खोल दिया है। संतोष सिंह अपनी किताब कितना राज कितना काज में अफसर और पत्रकारों के हवाले से लिखते हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे तब अफसरों को परेशान करने के लिए उनसे खैनी बनवाते और पान थूकने के लिए उनसे पीक दान मंगवाया करते थे। कितना राज कितना काज के पेज नंबर 74 पर लिखा गया है कि अगर उन्हें यानी लालू यादव को किसी अफसर को परेशान करना होता तो वो बस अपना बायां अंगूठा सीधे हाथ की हथेली के बीच रख देते थे, उसी तरह जैसे तंबाकू या खैनी मलते हैं। यह देखकर अधिकारी बेहाल होकर तंबाकू का इंतजाम करने लगता। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2023 में जब नीतीश के साथ आरजेडी की सरकार थी तब एक वर्दी वाला लालू यादव के साथ छाता लेकर चल रहा था। इस तस्वीर को लेकर तब नीतीश पर भी सवाल उठे थे। बीजेपी नेताओं ने मुद्दा बनाया था। मतलब तेज प्रताप जो कर रहे हैं कहीं न कहीं वो हनक उन्हें विरासत में मिली है। फिलहाल पुलिस ने उस सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की है जिसे तेज प्रताप ने ठुमका लगाने पर मजबूर किया था। दीपक को पुलिस लाइन से अटैच किया गया है। पुलिस ने उसकी जगह दूसरे पुलिस वाले को बॉडीगार्ड बनाया है। सवाल ये कि पुलिस पर तो कार्रवाई हो गई, सरेआम वर्दी वाले को धमकाकर ठुमका लगवाने पर मजबूर करने वाले तेज प्रताप के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना। बाबा हरि हर नाथ सोनापुरा में होली है। हालांकि आरजेडी के लोग बुरा न मानो होली वाले तेज प्रताप के राइडर वाले शब्द को आधार बनाकर बचाव भी कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो कहा कि बुरा न मानो होली है। होली था, उनके मित्र भी रहे थे, तो इसको लेकर के इतना हाई तौबा मचाया जा रहा है। वैसे होली के मौके पर तेज प्रताप ने एक नहीं दो कांड को अंजाम दिया। दूसरा कांड स्कूटी पर सवार होकर सड़क पर निकलने का था। बिना हेलमेट के सड़क पर निकलने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच की और जुर्माना लगाया। 1000 बिना हेलमेट का, 1000 प्रदूषण का, 2000 इंश्योरेंस फेल होने का। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप जिस स्कूटी को चला रहे थे वो उनके समर्थक के नाम पर है। मशीन से जांच करने पर यह भी पता चला कि उक्त स्कूटी का इंश्योरेंस और प्रदूषण दोनों फेल है। कुल 4000 रुपए की समन की कार्रवाई की गई। तेज प्रताप के साथ होली के मौके पर आधा दर्जन बाइक वाले चल रहे थे। किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। आप सोचिए कि तेज प्रताप के भाई तेजस्वी यादव बिहार में सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। बिहार में उनके लिए पार्टी तैयारियां कर रही है, लेकिन उनके अपने ही भाई जो कि विधायक हैं, वो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पुलिस को धमका रहे हैं, बिना हेलमेट बिना कागज के स्कूटी की सवारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि तेज प्रताप की ये करतूत पहली बार देश प्रदेश के सामने आई है। इससे पहले भी वो कई मौकों पर पार्टी और परिवार को परेशानी में डाल चुके हैं। तेज प्रताप यादव पार्टी नेताओं से भी बदसलूकी के लिए कुख्यात रहे हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान मंच से ही पार्टी के पदाधिकारी को धक्का दे दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। और अब बात हिंदू पाकिस्तान की। जी, ये शब्द हिंदू पाकिस्तान उद्धव की शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में आज लिखा कि बीजेपी देश को हिंदू पाकिस्तान बनाने पर आमादा है।
शिवसेना ने देश में जितने भी हिंदू मुसलमान विवाद हो रहे हैं उन्हें लेकर बीजेपी पर हमला बोला। इस लड़ाई में और भी दल कूदे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये हैं जयपुर के हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य। लाउडस्पीकर पर 5 वक्त की नमाज से इन्हें सिर में दर्द होता है। 5 टाइम की भारी समस्या संदर्भ कर रही है। इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें ताकि ये 5 टाइम सर में जो दर्द हो रहा है इसको थोड़ा हम ठीक कर पाए। ये हैं बलिया से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह। बोली थी क्यों न अस्पतालों में मुसलमानों के अलग वार्ड हो। जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग उन लोग के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये है महाराष्ट्र सरकार के फायर ब्रांड मंत्री नीतीश राणे। बोले थे ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हलाल मटन नहीं चलेगा। झटका मटन खाइए जो हलाल नहीं होगा। अभी हलाल खाना ये हिंदू धर्मों में लिखा नहीं है, ये इस्लाम धर्म में लिखा है। और संभल पुलिस के सीओ अनुज चौधरी नए चर्चा में है। होली पर इन्होंने मुसलमानों को घर में रहने की सलाह दी थी। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। इसमें कैपेसिटी और रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। और इन सब के पीछे उग्र बयानों की एक और लंबी कतार बन रही है जो कह रही है कि हिंदुस्तान में रहना है तो औरंगजेब को भूलना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आज पार्टी के मुखपत्र सामना में ऐसे ही बयानों का हवाला दिया और कहा ये सब हिंदू पाकिस्तान बनने के लक्षण है। आरोप लगाया कि कट्टरता के जिस मॉडल से जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया, बीजेपी भी उसी जिन्ना मॉडल पर चलकर देश को हिंदू पाकिस्तान बनाने की ओर बढ़ रही है। सामना ने लिखा मोदी और अमित शाह अपने जाते जाते देश को टुकड़ों में बांट कर जाएंगे। भारत में हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र बन गए हैं। माहौल बंटवारे जैसा है। ये सोची समझी मूर्खता भारत को हिंदू पाकिस्तान की ओर धकेल रही है। कुछ हिंदू नेता जिन्ना की भूमिका में आ गए हैं। ये देश के लिए खतरनाक है। मुस्लिमों की कमियां निकालकर उन्हें भड़काने का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी ने मुस्लिम समाज के प्रति तिरस्कार और घृणा पैदा कर दी है। ये जहर फैलता रहा तो भारत के हिंदू पाकिस्तान बनने में और तेजी आएगी। शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए औरंगजेब को विवादों में लाई है। मुसलमानों के लिए अलग दुकान, हिंदुओं के लिए अलग दुकान, ऐसा देश चलता है क्या? एक जगह पे हम अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं और हिंदुस्तान में ही आप 2 राष्ट्र बना रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र मुसलमान है, दूसरा मुसलमानों का राष्ट्र हम बना रहे हैं। उद्धव की पार्टी ने बीजेपी पर हिंदू पाकिस्तान बनाने का आरोप लगाया तो दूसरे विरोधी दलों ने भी उसकी हाँ में तुरंत हाँ मिला दी। 2014 के बाद इस भाईचारे के माहौल में जो सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की है, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो देश के एक बड़े वर्ग में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी वोटों की जहर की राजनीति के लिए इस तरीके के सांप्रदायिक तनाव की ओर देश को ले जा रही है। इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को आप हिंद महासागर में तो बहा नहीं देंगे। सरकारों का जो धर्म होता है, जो राजा का जो धर्म होता है, वो प्रजा में धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग के नाम पर विभेद नहीं होता है। लेकिन हम कई तरह के बंटवारे देख रहे हैं। सामना ने औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात करने वालों को हिंदू औरंगजेब का नाम दिया। बीजेपी ने पलट कर कहा कि ये लेख बताता है कि उद्धव और उनकी पार्टी दिमागी तौर पर दिवालिया हो गई है। उद्धव जी इस समय एक तरीके से पद भ्रमित हो गए हैं और उनको चलाने वाले संजय राउत जी शिवसेना के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप हिंदुस्तान के अंदर हिंदू को चुनौती दे रहे हो। क्या चुनौती दे रहे हो? कि ये हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। हिंदू सांप्रदायिक होता है क्या? हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता और जो सांप्रदायिक होगा वो हिंदू नहीं हो सकता। ये बंटवारे का काम कांग्रेस ने किया है, हमने नहीं। ना हम किसी को बांटना चाहते। वो संजय राउत भी उनके साथ जाएगा। वो कौन सा हिंदू है? अब तो वो वही झंडी लेके घूम रहा है, तो उसको भी जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। हालांकि अपने लेख में शिवसेना यूबीटी आरएसएस पर सीधे हमले करने से बचकर चली है, बल्कि ये लिखा है कि संघ प्रमुख तो हिंदू मुसलमान सबका डीएनए एक बताते हैं, लेकिन बीजेपी में अब कोई उनकी सुनता नहीं है।
वैसे बस आपको याद दिला दें कि हिंदू पाकिस्तान ये जो शब्द है ये उद्धव ठाकरे या संजय राउत का आविष्कार नहीं है। याद होगा आपको 2018 में कांग्रेस के नेता शशि थरूर, उन्होंने इसका इजाद किया था। कहा था कि 2019 लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो भारत हिंदू राष्ट्र का नया संविधान लिखा जाएगा, यहाँ अल्पसंख्यकों से अधिकार छीन लिए जाएंगे और ऐसा होने पर देश एक तरीके से हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।